नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, जो ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे टेट, सुपर टेट, सिविल सर्विसेज या आरओ इन सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की काल्पनिक संरचना पे, जिसके लिए हम एक सबसे पहले ग्लोब बनाएंगे। ये पृथ्वी का कोई पूर्णता मॉडल नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक संरचना मानी गई है ग्लोब के रूप में, जिससे हम विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अक्षांश और देशांतर, और उसके बाद जो देशांतर है उसमें हम टाइम जोन के बारे में बात करेंगे। कौन से देश में क्या है, कितना है, किस किस तरीके के टाइम जोन है, कितना अंतर है टाइम का एक देश से दूसरे देश के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब में अक्षांश के बारे में। और अक्षांश के लिए सबसे पहले हम एक 0 डिग्री रेखा खींचते हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के बीच से जाती है। ये पृथ्वी के बीच खींची गई रेखा जो है, इसे ही हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं, या भूमध्य सागरीय रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री पर है, और इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, या कहें तो हम इसे भूमध्य सागरीय रेखा कहते हैं। भूमध्य सागरीय रेखा के बाद हर 1 डिग्री पर एक एक रेखा खींची गई है। जो पृथ्वी का ऊपरी पोल है वो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये जो नीचे का पोल है उसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अक्षांश क्या है। 0 डिग्री के ऊपर ये जो रेखाएं हैं, हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इस तरीके की रेखा खींची गई है। उत्तरी अक्षांश तक 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। 90 जो हैं वो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इन अक्षांश रेखाओं में बीच में 23.5 पर, यहां पे आप मान लीजिए 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। फिर यहां पे 66.5 पर अंटार्कटिक रेखा है। ऐसे ही नीचे दक्षिणी बिंदु तक, उत्तरी बिंदु तक 90 रेखाएं हैं 90 डिग्री तक, वैसे ही दक्षिणी बिंदु तक 90, यहां भी 90 रेखाएं हैं, 90 रेखाएं हैं। यहां पे 23.5 दक्षिण में 23.5 डिग्री में मकर रेखा खींची गई है, मकर रेखा खींची गई है। और दक्षिण की ओर 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री पे। अब बात आती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में कितनी दूरी है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है, अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है वो 111.13 किलोमीटर है, 111.13 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन बनता है कि 111.13 किलोमीटर जो रेखाएं हैं
वो किन किन, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये काल्पनिक रेखा है। और अक्षांश रेखाएं किस चीज का निर्धारण करती हैं? तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो निर्धारण करती हैं हमारे जलवायु परिवर्तन का, हमारी जलवायु का, मौसम का, इन सब चीजों पर जो निर्भरता है वो अक्षांश रेखाओं के द्वारा होती है। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, ये सूर्य मान लीजिए, ये जो सूर्य मान लीजिए, ये जो सूर्य है हमारा, वो हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश घूमता है, क्योंकि हमारा जो मौसम है वो हमारा मौसम निर्धारण में अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि पृथ्वी पर खींची गई वो पृथ्वी पर खींची गई वो क्षैतिज रेखाएं ही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों में या सुपर टेट में या टेट में कि हमारी पृथ्वी किस जगह कैसे घूमती है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब बात होती है कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखाएं वो हैं जो हमारी पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये इस तरीके से इनका निर्धारण किया जाता है। यहाँ 0 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ 0 डिग्री मान लेते हैं। इस तरीके से देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है और इस तरीके से हमारी पृथ्वी तैयार हो जाती है कि हाँ, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो जो है वो देशांतर रेखाएं हैं। अब पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं का क्या कार्य है। तो देशांतर रेखाओं का कार्य हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, वो है टाइम परिवर्तन के लिए देशांतर रेखाओं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो मान लीजिए ये उत्तर है मान लीजिए और दक्षिण है, उत्तर दक्षिण, ये पश्चिम क्षेत्र है और ये पूर्व का क्षेत्र है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो भारत देश है, जो यहाँ पे 82.5, हमारा जो भारत देश है वो यहां पर स्थित है 82.5 अक्षांश पे। क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो टाइम का निर्धारण करती हैं और ये कितनी होती हैं पृथ्वी पर, ये भी पूछा जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर ये रेखाएं जो हैं, ये जो बीच का है ये 0 मान लेते हैं और इसके इधर पश्चिम की ओर जो ये रेखाएं होती हैं वो 180 होती हैं और जो पूर्व की ओर रेखाएं होती हैं वो भी 180 होती हैं। तो टोटल जो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 181 मानी गई हैं और इसी तरह देशांतर रेखाएं जो हैं वो 360 मानी गई हैं। तो मैं लिख देता हूं, जो अक्षांश रेखाएं हैं 90 + 90 + 1 बराबर 181। ठीक है, वैसे ही जो देशांतर रेखाएं ये जो हैं 180 + 180 दिखाई पड़ रहा है ना, 360। अब पूछा जाता है कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये 111.23 किलोमीटर मानी गई है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111.23 किलोमीटर मानी गई है। अब सवाल आता है कि अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं के बाद, क्योंकि देशांतर रेखा मैंने पहले ही बताया है कि ऊर्ध्वाधर, पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं और देशांतर रेखाओं का कार्य क्या है, वो समय निर्धारण के लिए सबसे ज्यादा है। तो समय निर्धारण के लिए 1984 में
क्योंकि 1985, देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई थी, तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 1884 में इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच शहर है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना जाता है। ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री रेखा मानी गई है। देशांतर रेखाओं को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं भी कहते हैं। और इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच को केंद्र मान के इसका निर्धारण किया गया है। और विभिन्न देशों में तरह तरह के जोन बनाए गए हैं, जिसमें हमारे भारत का जो है उसमें एक ही टाइम जोन माना जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से निकला हुआ है, आपको पता होगा। और 0 डिग्री से हमारा जो भारत है, क्योंकि ये 82.5 पर स्थित है, 82.5 डिग्री पर स्थित है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरीके से अगर आप समझ लीजिए कि अगर इंग्लैंड में क्या समय हो रहा है और यहां क्या समय हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब पूर्व की ओर 1 डिग्री घूमता है तो 4 मिनट का समय लेता है। तो हमारा जो देश है वो 82.5 पर है, तो इसको हम 4 से अगर गुणा कर देंगे 300, तो जो है 330 मिनट आता है। 330 मिनट आता है। तो 330 को अगर घंटे में बदलेंगे तो 5.5 घंटे का समय आएगा। तो अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो हमारे यहां 5.5 घंटे का अंतर है, तो हमारे यहां 5.5 बज रहे होंगे। तो जिस तरीके से बहुत ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो हमारे यहाँ नैनी से इलाहाबाद के गुजरती है, और अगर पूछा जाए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किन किन जगहों पे सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है, सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो रूस में है। आप लोग लिख लीजिएगा, रूस में जो टाइम जोन है, रूस में जो टाइम जोन है 8 जोन है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है, इसलिए यहां पर 8 जोन माने गए हैं जगह जगह पे। जिससे, क्योंकि जैसे अपने यहां सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है और सबसे बाद में गुजरात में, वैसे ही वहां पर, और मैं बता दूं कि अपने यहां भी एक टाइम जोन है। बार बार भारतीयों ने ये मांग की है कि किसी तरीके से हमारे यहाँ भी टाइम जोन जो है बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि इससे कामगार जो हैं या कारखाने हैं उन पे काम करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सुबह उदय होता है, टाइम जोन मान लीजिए कि 8 बजे का टाइम रखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में 6:30 बजे ही वो टाइम हो जाता है। तो इससे सूर्योदय हो जाता है, जिससे काम करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। वो तो काफी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, रसिया में 8 टाइम जोन माने गए हैं, और अमेरिका और कनाडा में 6 टाइम जोन है। अमेरिका और कनाडा में, मैं आपको लिख दूं, अमेरिका में 6 टाइम जोन, और साथ में कनाडा भी एक साथ है, ठीक है। लेकिन जो भारत है, भारत में एक ही टाइम जोन माना गया है। भारत में एक टाइम जोन माना गया है, एक ही टाइम जोन माना गया है। अब बात करते हैं कि जो 23.5 पर कर्क रेखा है, क्योंकि पूछा जाता है कि हमारे यहाँ कौन कौन से देश स्थित हैं, तो 23.5 डिग्री पर कर्क क्षेत्र में, हाँ, कर्क रेखा पर हमारा देश स्थित है। और उसके बाद भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, और मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, इन सब के बारे में भी मैं अभी थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 नंबर 2 नंबर का बहुत ही पूछा जाता है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कहां कहां पे कौन कौन से टाइम जोन हैं, तो मैं बता दूं कि विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं।
विषुवत रेखा जो है, जो बीच में 0 डिग्री है, जिसे भूमध्यसागरीय रेखा भी कहते हैं। भूमध्यसागरीय रेखा में 13 जोन स्थित है। मैं यहां लिख देता हूं, दिखाई पड़ रहा है। भूमध्यसागरीय रेखा या विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं, जिनके नाम भी मैं बता देता हूं। साउ टोमे, गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, विक्टोरिया झील, हाँ, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, कोलंबिया या ब्राजील या अमेजन, ये जो हैं कांगो, जायरे, ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जायरे नदी जो है, कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो मैं बता दूं कि जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा जो है, जो जायरे नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जो जायरे नदी है, जायरे नदी, ये विषुवत रेखा में रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, जो जायरे नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस पे 13 देश स्थित हैं। कर्क रेखा पर 18 देश स्थित हैं। हमारा इंडिया भी कर्क रेखा पर आता है। और पूछा जाता है कि हमारे भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरी है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरी है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरी है। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। नाम तो आप लोगों को पता ही होंगे। सबसे पहले हमारा राजस्थान है, फिर गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है। राजस्थान है, गुजरात है, मेरे साथ याद कर लीजिए, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यही है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अभी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर अब क्या देंगे? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है, उत्तर प्रदेश जो है, इससे कर्क रेखा जो है वो नहीं होके गुजरती है। बहुत सारे लोग लगा देते हैं आवेश में, लेकिन वो पड़ोस से होके चली गई है, लेकिन छुई नहीं है। ऐसे ही मैंने बताया कि कर्क रेखा पर जो है विश्व में 18 देश स्थिति हैं। उनके नाम अगर आप लिखना चाहें तो नॉर्थ अमेरिका, जिसे उत्तरी अमेरिका कहते हैं, मैक्सिको, अफ्रीका, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। और एशिया के देश जो है सऊदी अरब, यूएई और ओमान। इंडिया जो है इसी में स्थित है। ये 17 देश मान लीजिए। एशिया के 8 देशों से व भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के 8 देश और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसी तरीके से अगर आप मकर रेखा पर पूछें, कर्क रेखा पर बांग्लादेश, म्यांमार और चीन और ताइवान भी स्थित हैं। 8 देश ऐसे ही होंगे। मैं फिर से बता दूं, पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर कौन से देश स्थित हैं एशिया में। तो इंडिया मान लीजिए, इंडिया मानिए, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, ये, और इसमें पाकिस्तान भी होगा। ठीक है, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ और ओमान हुआ, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो मकर रेखा पर 10 देश स्थित हैं। इसमें चिली, पैराग्वे, ब्राजील, ये सब आते हैं। ठीक है। और आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, आप लोग सोच रहे होंगे आर्कटिक पे कौन कौन से? आर्कटिक, उत्तरी आर्कटिक और दक्षिणी आर्कटिक, इन पर भी देश स्थित हैं। तो
आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए, मैं अक्षांश, देशांतर और टाइम जोन के बारे में बात कर रहा हूं। अक्षांश, पृथ्वी पर खींची जाने वाली वो क्षैतिज रेखाएं जो पृथ्वी के समानांतर चलती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 0 डिग्री के ऊपर 90 और नीचे 90, यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री 180 और उस +1 181। साथ ही ये अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111.13 किलोमीटर, बल्कि देशांतर रेखाएं जो हैं वो पश्चिमी और पूर्वी अक्षांश में होगा, तो 180 इधर और 180 उधर, तो 180 80 360, इनके बीच की दूरी तो 111.32 किलोमीटर। कौन कौन से, मैंने फिर से बात की थी कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन ये अक्षांश रेखाएं जो है वो समय निर्धारण, अक्षांश रेखाएं जो है जलवायु परिवर्तन, मौसम आदि का निर्धारण करती हैं। वैसे ही देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। हमारे देश में जैसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाओं की बात की जाए तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर 1884 में 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण किया गया, क्योंकि बहुत जगहों पर परेशानियां होती थी। कामगार कारखानों में काम करने वाले, ऑफिस जाने वाले, इन सबको ये समस्याएं थी, तो टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। उन टाइम जोन में 0 डिग्री देशांतर के बाद अगर हमारा देश जो है कर्क रेखा पर 82.5 पे स्थित है, तो 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट लगते हैं। इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो 5.5 घंटे का अंतर है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा साथ साथ, ताकि आप लोगों की ये भी प्रिपरेशन होती रहे। कर्क रेखा पर स्थित राज्य पूछे जाते हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये इतने राज्य हैं। देश मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं कि विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं। विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं, कर्क रेखा पर 17 देश स्थित हैं, और जो मकर रेखा है यहां 10 देश स्थित हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की मैं बार बार बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि मैं बता दूं, ये क्वेश्चन, मान लीजिए कि इंग्लैंड में 1884 में दिन के 1 बज रहे हैं, तो भारत में इस समय क्या होगा? तो अगर मान लीजिए ये पूर्व की ओर स्थित है तो समय बढ़ेगा, प्लस होगा। पूर्व की ओर स्थित देशों में समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर घटेगा। पश्चिम की ओर माइनस होगा। तो मान लीजिए यहां पर इंग्लैंड में 1 बज रहा है, क्या होगा? तो अगर 1 बज रहा है तो 5.5 घंटा हम उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6:30 बजेगा, 6:30 बजेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे भी जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश में 1.5 घंटे का अंतर है, तो पूछा जाता है कि अगर गुजरात में दिन के 12 बज रहे हैं तो वहां सूर्यास्त कैसे होगा? क्योंकि टाइम जोन तो एक ही है ना, माना तो जाएगा, लेकिन अंतर जो है वो 1.5 घंटे का है। ठीक है, तो वहां पर जल्दी सूर्यास्त होगा, यहां बाद में होगा, क्योंकि सूरज वहां पर जल्दी निकलता है। दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपके सामने पेश किया और पढ़ाया है। बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा चैनल टारगेट विद शाह। अच्छे से आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कमियां हैं वो भी बताइए हमें, और ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इस बार थोड़ा सा कोशिश किया गया है कि पिछली बार लोगों ने कमेंट किए थे कि सर ब्राइटनेस ज्यादा है, दिख नहीं रहा है, तो कोशिश किया है कि इस बार दिखाई अच्छे से पड़े व्हाइट बोर्ड पर। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ने के लिए लगे रहिए। टारगेट विद शाह आपका यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।